हेलो एवरीवन। आज 1833 का चार्टर एक्ट और लॉर्ड विलियम बेंटिंक उसी पर चर्चा करेंगे। आप लोग ध्यान से जो है इसको सुने। तो 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था उसके पहले थोड़ा सा देख लें, थोड़ा सा पहले उसकी पृष्ठभूमि जान लें तो आपको क्लियर हो जाएगा। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था और उसमें ये बताया गया था कि 20 वर्ष बाद जो है वो फिर जो है एक एक्ट, चार्टर एक्ट आएगा। और जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें पहली बार जो है एक काउंसिल परिषद बनाई गई। पहली बार काउंसिल परिषद बनाई गई और उस काउंसिल परिषद में 4 मेंबर थे और उनकी सहायता, वो जो काउंसिल परिषद थी वह गवर्नर जनरल की सहायता के लिए बनाई गई थी। उसकी सहायता से वह जो है शासन करेगा, वह भारत में शासन करेगा। और 4 मेंबर और एक 5वां जो हो गया वो हो गया गवर्नर जनरल 5वां मेंबर हो गया। अब आगे देखते हैं। जो 1833 का चार्टर एक्ट आता है उसमें भी कंपनी के शासन को 20 वर्ष और बढ़ाया गया। अर्थात 20 वर्ष के बाद जो है कोई चार्टर एक्ट आता था। जैसे 1773 का, फिर 1833 का, फिर ऐसे आगे जो है चलता रहता है। और इस अधिनियम को जो है वो सेंट हेलेना अधिनियम भी कहा जाता है। इस चार्टर एक्ट को सेंट हेलेना अधिनियम भी कहा जाता है, क्योंकि सेंट हेलेना एक द्वीप था और उस पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है शासन था। और बाद में जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने है जो उस पर शासन करना शुरू कर दिया। तो वहाँ से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ था। और उसी तरीके 1833 के अधिनियम के माध्यम से जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा हस्तक्षेप करने लगती है भारत में और कंपनी के शासन को कम कर देती है। इसीलिए इसको सेंट हेलेना अधिनियम भी कहा जाता है। ध्यान दें, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बाहर जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। अब मैं जो है आप लोगों को आगे बताता हूं। चूंकि मैं इसमें लाइन खींच देता हूं तो आप लोगों को परेशानी होती होगी, इसलिए आप जो है स्क्रीनशॉट ले लिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और 1833 के अधिनियम के द्वारा जो है वो कंपनी के चाय के व्यापार का एकाधिकार, कंपनी का जो चाय के व्यापार पर एकाधिकार था वह समाप्त कर दिया गया। वह जो है समाप्त कर दिया गया। और जो चीन से भी कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार जो था उसको भी समाप्त कर दिया गया इस 1833 के अधिनियम के द्वारा। और बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल माना गया।
1833 के अधिनियम से, 1833 के अधिनियम से। अच्छा, सिंध और पंजाब प्रांत को छोड़कर, सिंध और पंजाब के प्रांत को छोड़कर, उसका कारण क्या था? क्योंकि सिंध और पंजाब जो है उस समय तक ब्रिटिश भारत अंग्रेजों के शासन में, उनके क्षेत्र में नहीं आ पाए थे। वो उनका स्वतंत्र राज्य तब भी चल रहा था। अब आगे देखते हैं कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है वो कौन होता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन होता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और इसको जो है बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी माना जाता है। इसको बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल माना जाता है और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल माना जाता है, वो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। थोड़ा सा और इसमें देख लें, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें जो काउंसिल मेंबर की संख्या जो 4 थी, और वहाँ 1784 का जो पिट इंडिया एक्ट आता है उसमें जो है 1 मेंबर को कम कर दिया जाता है। काउंसिल मेंबर जो है जो 4 संख्या थी उसको 1 मेंबर कम कर दिया जाता है और इसकी संख्या जो है 3 हो जाती है। इसकी संख्या 3 रह जाती है। और जब ये संख्या 3 रह जाती है फिर जो है, फिर 1833 का जो अधिनियम आता है इसमें फिर एक संख्या बढ़ा दी जाती है और ये संख्या फिर 4 हो जाती है। ये संख्या 4 हो जाती है और गवर्नर जनरल को लेकर के ये संख्या 5 हो जाती है। इसको आप नोट कर लेंगे, ध्यान से सुनेंगे आप इसको। और जो संख्या जो 4 हो जाती है उसमें जो है एक पहली बार भारत में जो काउंसिल बनी उसमें एक मेंबर बढ़ा और वो मेंबर जो है वो विधि सदस्य के रूप में बढ़ा। वह जो मेंबर बढ़ा वो विधि सदस्य के रूप में बढ़ा था। आप लोग इसको ध्यान दे लेंगे, वह मेंबर जो बढ़ा था विधि सदस्य के रूप में बढ़ा था। मतलब वो लॉ का, कानून का जानकार था, वो कानून का जानकार था। और भारत की सत्ता, अब इसको आगे देखिए, भारत की सत्ता गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को जो है सौंप दिया गया। अब भारत की सत्ता किसको सौंपा गया? गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल। और इसको जो है नाम दिया गया इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसका जो नाम दिया गया उसका नाम था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी पर कानून बनाने का अधिकार जो है अब गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल परिषद को दे दिया गया। उसकी काउंसिल परिषद को दे दिया गया बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका मायने ये हुआ कि जो ब्रिटिश कंपनी है वो क्या चाह रही है? वो भारत में केंद्रीकरण करना चाह रही है, भारत का केंद्रीकृत करना चाह रही है, वह पूरे भारत को एक करना चाह रही है। और उसके पीछे उसका लॉजिक क्या था? उसके पीछे उसका लॉजिक था 1833 का अधिनियम क्यों आया? आप इसको जान लें। 1833 का अधिनियम इसलिए आया था कि ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति आई थी तो उससे जो है वहाँ पर बहुत सारा पका माल तैयार हो गया, और जब बहुत सारा माल तैयार हो गया तो उसको बेचना ज़रूरी पड़ गया, और वो बेचने के लिए सबसे बढ़िया का उसका उपनिवेश था तो वो भारत था। और भारत उपनिवेश था, वहाँ अच्छा एक मार्केट उनको तैयार करना था।
और उसके बाद जब उसको बेचना था और कंपनी के लिए कच्चा माल भी जरूरी था, तो कंपनी के लिए कच्चा माल भी वो सबसे ज़्यादा भारत में बढ़िया तरीके से मिल रहा था। इसीलिए जो है 1833 का अधिनियम आया था कि पूरे भारत को एक बाजार व्यवस्था, एक मार्केट बना दिया जाए, एकीकृत मार्केट, जो उसको ब्रिटेन के जो है सामान को जो है इंडिया वाले खरीदें, इंडिया वाले खरीदें, इसीलिए ये किया गया। और विलियम बेंटिंग का जो कार्यकाल था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग का कार्यकाल, उसको हम लोग देखते हैं तो वो इसका कार्यकाल 2 भागों में है। पहला भाग जो है 1828 से 1833 के बीच, 1828 से 1833 के बीच, और दूसरा कार्यकाल 1833 से 1835 के बीच। अब पहला कार्यकाल जो है 1828 से 1833 के बीच का जो काल है, उसमें वो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था, अंतिम गवर्नर जनरल था। और इसी के समय जो अधिनियम आया, और वो जो है 1833 का अधिनियम, और उसके तहत वो 1833 से 1835 के बीच जो है वो पूरे भारत का जो है गवर्नर जनरल बन जाता है, पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है। कायदे से देखा जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है एक उदारवादी सोच का व्यक्ति था और बहुत ही माइंडेड व्यक्ति था, और उसने जो है भारत में कई सुधार किए थे, उसने भारत में कई सुधार किए थे। और सबसे बड़ा जो सुधार जो था वो सती प्रथा का अंत था, सती प्रथा का अंत, जो जिसमें राजा राम मोहन राय सती प्रथा, चूँकि उनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी और उनकी भाभी को जो है उनके आँखों के सामने उनके जो भाई की जो चिता थी उसमें ज़बरदस्ती झोंक दिया गया और वो जल करके भस्म हो गई। उससे जो है यहाँ पर राम मोहन राय के जो टर्निंग पॉइंट आता है, और उन्होंने जो है सती प्रथा को समाप्त करने का मन में प्रण ठाना, और लॉर्ड विलियम बेंटिंग से मिल कर के जो है उस सती प्रथा को बैन कराए 1829 में। और इसमें एक लोग आप ध्यान दे लें, 1817 में जो है बंगाल, एक प्रांत वनली बंगाल में जो है वो 700 महिलाओं को जबरदस्ती जो है जला दिया गया सती प्रथा के तहत। इसीलिए जो है राम मोहन राय ने इस पर बहुत अनशन किया, आंदोलन किया, जागरूकता लाई, और विलियम बेंटिंग से मिल करके जो है सती प्रथा को बैन कराते हैं, सती प्रथा को बैन कराते हैं। और जैसे मैंने पहले बताया कि विलियम बेंटिंग एक सुधारवादी सोच का व्यक्ति था। उस समय जो है ठग जो है वो भारत में बहुत बढ़ गए थे। और ये ठग कौन थे? ये जो सहायक संधि हुई थी उसके तहत जो है वो बहुत सारे जो सैनिक थे वो उनको कोई काम नहीं मिल रहा था, तो वो ठग का रूप पकड़ लिए थे और ठगी करने लगे थे, और बहुत सारी जनता को जो है ठगने का काम करते थे। और उसी में जो है वो एक कमेटी बनी, मेजर स्लीमेन की अध्यक्षता में कमेटी बनी, और उन्होंने जो है ठगों का अंत किया लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में। इसको आप लोग नोट कर लेंगे, ध्यान से सुनेंगे। सरकारी सेवाओं में भेदभाव को समाप्त किया गया, सरकारी सेवाओं में भेदभाव को समाप्त किया गया लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। और वो जो लॉर्ड कॉर्नवालिस आया था उसने जो है वो कह दिया था कि जो ऊंची पोस्ट है, बड़े पद हैं,
उस पर भारतीयों की नियुक्ति नहीं होगी, उस पर केवल यूरोपियों की ही नियुक्ति हो सकती है। और उसने ये भी कहा था कि जो भारतीय हैं वो कम माइंड के हैं, कम बुद्धि के हैं। और इस तरीके उसने एक झगड़ा, एक विद्वेष खड़ा कर दिया था और उसको जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने समाप्त किया था। उसने बताया जाति, धर्म और वंश, जाति, धर्म और वंश के आधार पर भारत में जो है वो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। जाति, धर्म और वंश पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। यह तो भेदभाव समाप्त होगा, लेकिन नस्लीय भेदभाव तब भी होता रहा। और नस्लीय भेदभाव को लॉर्ड ऑकलैंड आता है और तब उसने नस्लीय भेदभाव को एकदम से समाप्त किया। आगे देखते हैं, दास प्रथा की समाप्ति जो है वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया। दास प्रथा की समाप्ति 1832 में, दास प्रथा की समाप्ति, शिशु हत्या का अंत। जो बालिकाएं थी उस समय, जो बालिकाएं पैदा होती थी तो लोग जो है वो ऐसा समाज में प्रचलन था, वो लड़कियों को मार डालते थे, तो उसको जो है वो समाप्त किया लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। मानव बल की जो मानव बल होती थी उसको भी जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने समाप्त कराया। मानव बल उसको भी उसने समाप्त कराया। और भारत में बंगाल का गवर्नर जनरल बनने से पहले वो जो है वो भारत में आया था और वो मद्रास का गवर्नर भी था पहले। 1803 के लगभग वो मद्रास का गवर्नर था। तो उसने सेना में जो है भेदभाव जो था उसको समाप्त किया था। उस समय जो सेना में कुछ जो लोग बाली पहनते थे उसको उसने बैन किया था, और कुछ लोग दाढ़ी रखते थे उसको भी उसने बैन किया था। सुधारवादी प्रकृति का था, इसलिए उसने पहले ये जो है वो काम किया था। इसके समय में सबसे बड़ा एक विवाद हुआ था, आंग्ल प्राच्य विवाद। आंग्ल प्राच्य विवाद एजुकेशन से संबंधित था, शिक्षा से संबंधित था। आंग्ल प्राच्य विवाद। और 1813 में 1813 का जो अधिनियम आया था, उस अधिनियम के तहत जो है वो भारत में पहली बार शिक्षा पर 1 लाख रुपए बजट आया कि 1 लाख रुपए साल भर में जो है वो शिक्षा पर जो है खर्च किया जाएगा। एक फंड दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के तहत, कंपनी के तहत, कि ये 1 लाख रुपए जो है खर्च किया जाएगा एजुकेशन पर। जब 1 लाख रुपए का फंड आया तो ये कहाँ पर खर्च हो, कैसे खर्च हो, तो उस पर बात आती है। और उस समय बात आई कि भारत में किस प्रकार की शिक्षा दी जाए, भारत में किस प्रकार की शिक्षा दी जाए, उसका माध्यम क्या हो, उसका माध्यम क्या हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, अरबी हो, या फिर इंग्लिश हो, तो इस पर जो है विवाद बढ़ रहा था। और उसी समय जो है वो जो लॉर्ड मैकाले था, लॉर्ड मैकाले, वो उसके निर्देशन में, लॉर्ड मैकाले उसके निर्देशन में जो है विलियम बेंटिंग ने कमेटी बनाई। और कमेटी बनी, उसकी अध्यक्षता में कमेटी का जो निर्णय आया, कमेटी उसका जो निर्णय आया, लॉर्ड मैकाले ने कहा, और उसका देख लीजिए किस तरीके को कहता। उसने कहा कि एशिया के समस्त जो है पुस्तकों को इकट्ठा कर दिया जाए और यूरोप की एक
एक अलमारी जो किताबें हैं वो एशिया की समस्त किताबें जो हैं उसकी तुलना नहीं कर सकती हैं, तब भी वो ज़्यादा रहेंगी। उसने कहा कि एशिया के समस्त साहित्य, चाहे वो भारत के हों चाहे अरबी, चूँकि भाई अरब कंट्री भी एशिया में है, तो पूरे साहित्य को अगर मिला दिया जाए, भारत के जो प्राचीन साहित्य हैं, अरब के साहित्य, उनको मिला दिया जाए, तो वो जो है यूरोप की एक अलमारी की किताबों की तुलना में ये कम पड़ जाएंगे, उसने कहा। तो इससे जो है उसका आप माइंड जान लीजिए कि वो किस तरीके का व्यक्ति था, उसकी सोच किस तरह की गंदी थी। और उसमें जो है 3 माध्यम आता है। पहला माध्यम प्राचीन संस्कृति की जो भारत में शिक्षा दी जाए वो प्राचीन शिक्षा दी जाए, संस्कृत में दी जाए, वैदिक शिक्षा दी जाए, और इसकी वकालत किया था सर विलियम जोन्स ने। उसका नाम था सर विलियम जोन्स। इसने बंगाल में एक विद्यालय भी खोला था, सर विलियम जोन्स। और उसने कहा जो भाषा का माध्यम हो, जो दिया जाए एजुकेशन, वह संस्कृत और अरबी में दिया जाए, वो संस्कृत और अरबी में। उसने कहा कि जब संस्कृत और अरबी के माध्यम से एजुकेशन हम देंगे तो भारतीय जो है उनके ये मन में बात आएगी कि अंग्रेज जो है, ब्रिटिश, वह हमसे किसी प्रकार का दुराव नहीं रखना चाहते, वो हमको अपनाना चाहते हैं, उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं रहेगा। यह विलियम जोन्स का मानना था। दूसरे जो मानने वाले लोग थे वो चाह रहे थे कि जो भाषा, जो एजुकेशन इंडिया में दी जाए वो स्थानीय लोकल लैंग्वेज में दी जाए, जैसे हिंदी है, संथाली है, मलयालम है, उड़िया है, इस तरीके की भाषाओं में एजुकेशन दी जाए। और मैकाले ने जो है वो पाश्चात्य शिक्षा का जनक माना जाता है, और उसने कहा कि नहीं, जो है एजुकेशन भारतीयों को दी जाए तो वो इंग्लिश में दी जाए, अंग्रेजी में दी जाए। उसका ये मानना था कि हम भारतीयों को इस तरीके एजुकेट करेंगे कि वो जो है वो वेशभूषा में तो भारतीय लगेंगे, लेकिन वो दिल से, मन से, वो जो है माइंड से वो अंग्रेज होंगे, वो माइंड से अंग्रेज होंगे। और जब वो माइंड से अंग्रेज होंगे तो जो हम सामान इंडिया में लाएंगे उसको वो बहुत जल्दी से खरीद लेंगे, वो आधुनिक बनेंगे, और हमारे जो कंपनी का जो रूल रेगुलेशन है वह उसको समझ पाएंगे। हमको इंडिया से बहुत सारे क्लर्क मिल जाएंगे, बहुत सारे क्लर्क मिल जाएंगे, क्लर्कियल काम करेंगे। इसीलिए जो है वो इंग्लिश की वकालत करता है। और 7 मार्च 1835 में जो उसकी अध्यक्षता में निर्णय आया, तो निर्णय आया था कि इंग्लिश में जो है अंग्रेजी में शिक्षा भारतीयों को दी जाए। एकीकृत बाजार के लिए ऐसा किया जा रहा था। उसके काल में, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में न्यायिक सुधार भी हुआ, न्यायिक सुधार हुआ, और उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, और वो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में की गई, और उसके मुख्य न्यायाधीश जॉर्ज एम्पले बने। और इलाहाबाद में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई, इलाहाबाद में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में। फिर वो इतना कानून उसके काल में आया, कानून कोड तैयार हुए, इसीलिए उसको के.एम. पडिक्कर ने उसको जो है भारत का नवीन मनु कहा, भारत का
नवीन मनु कहा। जबकि आधुनिक भारत का मनु जो है वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को माना जाता है। यहाँ पर K.M. परिक्कर ने विलियम बेंटिंग को कहा था। ये भी आप लोग नोट करते जाएंगे, कायदे से सुनते जाएंगे। और उसी के काल में भारत में सबसे पहले जो है वो मेडिकल कॉलेज की स्थापना होती है 1835 में। ये तो रहा आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो सुधारवादी था। और ये सब आया क्यों? वह आया भारत को एकीकृत बाजार बनाने के लिए इतने सुधार किए गए, जिससे भारत में लोग बहुत सारे सामान, ब्रिटेन के सामान को खरीद सकें। अब आगे देखते हैं, आगे जो वो आता है गवर्नर जनरल, उसका नाम था सर चार्ल्स मेटकाफ। यहाँ देख लें, सर चार्ल्स मेटकाफ। सर चार्ल्स मेटकाफ को जो है भारत में समाचार पत्रों का जन्मदाता मुक्तिदाता माना जाता है। भारत में समाचार पत्रों का मुक्तिदाता माना जाता है। ऐसा क्यों? देखिए, वो जो ये कानून था वो पास हो गया था विलियम बेंटिंग के ही काल में, लेकिन वो कानून आते आते वो टाइम लग गया और वो उस मौका मिल गया चार्ल्स मेटकाफ को। वह भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता माना जाता है और उसका कार्य 1 साल का था भारत में। उसका कार्य 1 साल का था कार्यकाल। और आगे देखते हैं लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड, यह इसका कार्यकाल 1836 से 1842 तक था। 1836 से 1842 तक था। और इसको जो है जीटी रोड का जन्मदाता, आधुनिक भारत में जीटी रोड का जन्मदाता माना जाता है। इसने ही जीटी रोड बनवाई थी इंडिया में। उसे जीटी रोड तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था, लेकिन उसका जो सुधार किया गया वह किया गया था लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा। और NH1 और NH2 जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनको जोड़ा गया और उसको जो है विधिवत तरीके से जीटी रोड इसके काल में बनाई गई। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध इसके कार्यकाल में हुआ था, इसको भी आप लोग देख लेंगे। और अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत भी इसके कार्यकाल में आया था। अधोमुखी निस्यंदन का कार्यकाल भी आया था। आप लोगों को आज इतना मैंने बताया है, इसका स्क्रीनशॉट मैंने पहले ही कह दिया था, आप लोग ले लेंगे, ध्यान से वीडियो को सुनेंगे और जहाँ कहीं भी समझ में नहीं आता है आप लोग मुझे जो है कमेंट करेंगे, मैं आप लोगों को बताऊंगा। धन्यवाद।